नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने हिमाचल की धरती से, हिमाचल की सीमाओं से बाहर निकलकर अपना नाम कमाया और देश और विदेशों में अपनी ख्याति से लोगों को चमत्कृत किया है। हिमाचल प्रदेश का ही एक जिला है सिरमौर और यहाँ की एक वीर भूमि है और जिसका नाम है चन्हालग। चन्हालग वो भूमि है जहाँ सामा और दौलतू जैसे सामंत पैदा हुए हैं। चन्हालग वो भूमि है जिसने हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार को जन्म दिया है और चन्हालग वो भूमि है जहाँ इलैया राजा के गीतों को अपने शब्दों में पिरोने वाले, गणेश आचार्य की अपकमिंग मूवी में गीत लिखने वाले और इसरो के आज़ादी सैटेलाइट के टाइटल सॉन्ग को अपने शब्दों में पिरोने वाले रमन रघुवंशी का जन्म हुआ है। अपनी सादगी के लिए आप देखेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे तो आप देखेंगे कि अपनी सादगी के लिए वो अलग से अपनी पहचान बनाते हैं और मैं अगर उनसे पूरे उनके व्यक्तित्व से अगर प्रभावित हुआ तो इसी वजह से कि बहुत सादगी में रहते हैं, मुंबई में निवास करते हैं और सिरमौर कल्याण मंच के कल आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्होंने एक कविता पाठ किया था और झकझोर कर रख दिया था सारी श्रोताओं को। आज उनसे मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके भविष्य की योजनाएं और कैसा रहा उनका चन्हालग से मुंबई का सफर। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो आपको बधाई कि गणेश आचार्य जैसे बड़े नाम के साथ में आपकी नई फिल्म आ रही है। इससे पहले ए.आर. रहमान, जिनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनके गुरु हैं इलैया राजा, जो मशहूर संगीतज्ञ हैं और साउथ की मूवीज़ में एक से एक हिट नगमे उन्होंने दिए हैं। इलैया राजा के साथ आपने म्यूज़िक स्कूल में काम किया और बहुत बेहतरीन कलाकारों ने आपके गीतों को अपनी आवाज़ दी। कैसा रहा सफ़र? अगर शुरुआत की बात करूं सर, मेरे ख्याल से जन्म, जैसा आपने सब कुछ बता ही दिया है, चन्हालग में मेरा जन्म हुआ है। किसान परिवार से हूं मैं। उम्र के लगभग 30 साल तक तो यही पता नहीं चला कि करना क्या है। लिखने की जहां तक बात की जाए तो जब मैं 4th क्लास में था तब से मैंने लिखना शुरू किया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब इसका जो क्रेडिट है, अब जाके मुझे ये बात समझ आ रही है कि ये मेरी माता का है, कि बहुत क्रिएटिव थी वो। मैंने 8th क्लास तक अपनी माता के बनाए हुए स्कूल बैग यूज किए हैं सर। अच्छा। किसी भी काम में, मतलब बहुत क्रिएटिव वो थे, तो वहां से शायद ये कुछ चीजें आई है मुझ में। और 4th क्लास से मैंने लिखना शुरू कर दिया था, कविताएं लिखता था और पत्रकारिता जगत में जो लोग थे उनसे मैं जुड़ा, मेरा सौभाग्य है। उसके बाद कॉलेज लाइफ में थिएटर के बाद सोलन आना, यहाँ पर बच्चों को रियलिटी शोज के लिए तैयार करना। अच्छा। और अंततः इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में जब सोलन के 4 बच्चे मेरे स्टूडियो राउंड में थे, जिनमें सोहम वर्मा एक नाम है, गर्वित सूद एक नाम था, एंजल एक नाम था और निवेदिता मोदका, इनको लेके मैं मुंबई गया। ये तो लौट आए, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ओह, यही मेरी जगह है, यही मुझे होना चाहिए। और मैं वहां रुक गया सर। आप मुंबई बिना किसी प्लानिंग के सर, ना कुछ जेब में, ना कुछ भी नहीं, ना किसी को जानता था। उसके बाद सर कैसे कैसे करके समीकरण बने। एक धारावाहिक द ग्रेट मॉन्क स्वामी विवेकानंद जो अपकमिंग है, उसके रिसर्च वर्क में मैं जुड़ा, उसके गीत लिखे। वहां से कमल मुकुट जी बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडस्ट्री के, जिन्होंने गदर, एक प्रेम कथा जैसी फिल्म, मतलब आज कमल मुकुट गदर जो 2 आई है, गदर 2 आई है, उसमें भी कमल मुकुट जी ने, MM मूवीज जो क्रेडिट है वो बेसिकली कमल मुकुट जी की कंपनी है, उसमें उनका पैसा लगता है, तो उनके साथ मैं जुड़ा। और एक कमाल की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ सर कि मैं कलकत्ता से द ग्रेट मॉन्क स्वामी विवेकानंद शूट करके आया था, हिमाचल में था। कमल जी का मुझे कॉल आता है कि फिल्म पे काम करना है, अरवन मुंबई पहुंचो। बोले सर मैं बहुत एग्जॉस्ट होके आया हूँ और अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा और बेहतर है कि आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम आ जाते हैं।
मजे की बात यह है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो आने वाले हैं। आप कहाँ थे? मैं गांव में। अच्छा, चन्हालग में। हाँ जी। और वो लोग पहुंच गए सर। अच्छा। तो उसके बाद मेरे को एकदम टेंशन हुई, कहाँ ठहराएंगे, क्या कैसे। तो मैंने चायल में उनको ठहराया और मैं चायल पहुंचा। 2-3 दिन वो ठहरे और हम काम पे बात कर ही रहे थे। करण राजदान जी भी वहां ठहरे हुए थे। हाँ। करण राजदान इंडस्ट्री का हाँ, एक बड़ा बिल्कुल, नाम है। बिल्कुल। तो करण राजदान जी भी उसी रिजॉर्ट में वहां पर थे। कमल मुखर्जी आए, 2-3 दिन हुए, लॉकडाउन लग गया सर, सेकंड लॉकडाउन। अच्छा। उसके बाद हम मुकुट सर पूरे सेकंड लॉकडाउन में हम चायल में थे। अच्छा। और वहां पर हमने स्क्रिप्ट पे जो काम किया सो किया। तो खैर उस प्रोजेक्ट का आज मैं हिस्सा नहीं हूँ, पर कमल जी की बहुत आशीर्वाद रहा। कमल जी ने मुझे रिकमेंड किया उत्तम जी, उत्तम सर, बहुत बड़ा नाम है। ये पहले लॉकडाउन की बात है, सभी लोग कैद थे, हम भी मुंबई में कैद थे। उत्तम सर मिल नहीं सकते थे कि मैं बिल्डिंग से बाहर नहीं आऊंगा, पर फोन पे बात कर लेते हैं। उत्तम सर से फोन पे बात हुई सर, और उनकी जो वो मूवी थी वो अभी बनी नहीं है, आई नहीं है, पर उसके 4 गाने मैंने उत्तम सर को लिख के दिए। तो वहां मेरा इंप्रेशन बहुत सही पड़ गया। अच्छा। उत्तम सर की नजर में बहुत सही इंप्रेशन पड़ा। और हुआ क्या कि राजा सर म्यूजिक स्कूल जब उसका म्यूजिक कर रहे थे तो उसमें ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे पहले राजा सर के साथ, पर राजा सर के साथ वो शायद एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे या वो हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने कहा, उत्तम सर को कॉल आता है कि उत्तम मुझे आपकी हेल्प चाहिए और आप आइए और कोई लिरिसिस्ट लाओ यार अच्छा। तो उत्तम सर ने मुझे कॉल किया, मेरा नंबर बंद था। कमल मुखर्जी को कॉल किया, उनका भी नंबर नहीं चल रहा था। तो सोलन में मेरा एक स्टूडेंट रहा है अमित। अच्छा। उसके पास कमल जी का नंबर था, क्योंकि कमल जी चायल आए थे तो उनके पास नंबर था। उन्होंने अमित को फोन किया और अमित के पास मेरा दूसरा नंबर था। अच्छा। और फिर अमित मुझसे कहता है, कमल सर से बात कर लो सर। और कमल मुकुट सर नाराज हो रहे हैं। नाराज क्यों हो रहे हैं? बोले आपने नंबर बंद कर रखा है इसलिए नाराज हो रहे हैं। कमल सर से बात होती है, क्या कर रहे हो यार, कहाँ हो, कहाँ गायब हो, उत्तम सर को कॉल करो। मैंने उत्तम सर को कॉल किया। उत्तम सर ने तुरंत कि बेटा आपको चेन्नई पहुंचना है। हम चेन्नई पहुंचे। 2-3 दिन में हमने राजा सर के जो 6 गाने वो कंप्लीट किए। ये मेरी वैसे दूसरी मूवी थी। फर्स्ट मैंने गुगली गुम है की थी। अच्छा। इसमें मोहित चौहान जी, गुगली गुम है ये टाइटल था मूवी का। और ये मोहित चौहान जी ने इसमें मेरा एक गाना गाया था। अच्छा। जबकि मोहित चौहान जी, मैं बहुत प्रयास करता रहा जब मैं शिमला में था कि मैं उनसे मिलूं, उनको बताऊं कि मैं लिखता हूं, पर उनसे कभी संपर्क नहीं हो पाया। ये संयोग है। हाँ, संयोग है। ये गाना मैंने लिखा, लिखने के बाद मुझे भी पता नहीं था कौन गाने वाला है। मैंने एक्चुअली जहां पे मैं विवेकानंद के सेटअप पे काम कर रहा था वहां से मेरा निकलना मुश्किल था। तो डायरेक्टर का मुझे कॉल आता है, सर कि रमन जी एक गाना लिखना है और आप आओ यार, कॉम्पोजिशन तैयार है, बस लिखना है। सर वहां से मुझे बताया कि वहां से मुझे विवेकानंद के वहां से भेजने वाले नहीं है। वहां मैंने झूठ बोला और मैंने उनसे कहा कि एक हिमाचल का बंदा है, उससे मिलने जाना है सर, और शायद वो हिमाचल वापस जा रहा है, तो मुझे 2 घंटे सिर्फ दीजिए। और मैं उनके ऑफिस पहुंचा सर। उन्हीं 2 घंटों में वो गाना कॉम्पोजिशन पे हमने लिखा। मैं वापस आ गया। मुझे नहीं, मैंने पूछा ही नहीं कौन गाने वाला है। बाद में जब गाना रिलीज होता है तो मोहित चौहान साहब है, इनके पीछे हम थे। बड़ा सरप्राइज मिला, बड़ा मजा आया, जिसको बोलते हैं ना सुकून। आज भी क्या, कल भी मैं मोहित सर से मिलूंगा कभी तो बोलूंगा ये बात की चाहा था हमने बहुत शिद्दत से और हमें मिला सर। उसके बाद दूसरी मूवी है म्यूजिक स्कूल, और तीसरी जो मास्टर जी के साथ अभी अपकमिंग है। टाइटल भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, गानों के बोल भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पर हाँ मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये मूवी, इस मूवी में मुझे पूरी लिबर्टी मिली है सर। और मास्टर जी की एक स्टेटमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता कि तुझे पैक करके वापस कुरियर करना पड़ेगा हिमाचल को रमन। अच्छा। नहीं तो तू मुझे बर्बाद कर देगा। अच्छा। आपके इंटरव्यू में कह रहा हूँ, वैसे बाद में होने वाली चीजें हैं मूवी रिलीज के बाद। मैंने जो गणेश आचार्य जी के बारे में सुना है, वो अपने सभी साथियों को पूरी आजादी देते हैं काम करने की। जी। और बेहतरीन उसी से निकलता है। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। आप देखिए हमारे साथ आज के टाइम पे क्या होता है, लिरिसिस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक धुन आपके सामने रख दी जाती है, कलाकारी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी शायरी काम नहीं करती, फिर आप गठजोड़ करते हैं, आप शब्दों को फंसाते हैं, गठजोड़ करते हैं आप, वो यूजुअली होता है। और यहाँ इस मूवी में ऐसा नहीं हुआ। एक गाने के लिए हमें याद किया गया था, 6 गाने लिख डाले हमने सर। तो डेफिनेटली बजट तो हिलेगा ना सर। बिल्कुल। और मास्टर जी का ग्रेंजर, करोड़ों में गाना जाता है सर। बिल्कुल।
तो उनका जो ग्रेंसर है वो देखने को मिलेगा मूवी में। और बहुत क्यूट स्टोरी है सर। अच्छा, और मजे की बात यह है कि जो मास्टर आपने गीत लिखे उसके लिए जी जी, सब प्रेम गीत हैं? एक में हमने इश्क को डिफाइन किया है, हम्म, इश्क को डिफाइन किया गया है उसमें। एक गाना क्यूट रोमांटिक है, अच्छा, एक्सट्रीम क्यूट रोमांटिक। एक गाना जो एक संताप होता है, एक प्रायश्चित होता है, उसको लेके बहुत कम गाने बने हैं। हाँ, एक गाना उस पे है, एक छेड़खानी वाला गाना है हल्का सा, अच्छा, अच्छा, और एक जो गीत है वो आइटम नंबर भी कह सकते हैं हम उसको, अच्छा, एक वैसा गाना है। हाँ। तो इस तरह के ये अलग अलग जोनर के गाने लिखना, जी और जितना हम आपके बारे में जानते हैं कि आपने थिएटर भी किया, जी आपने सर, पत्रकारिता भी की, आपने अलग अलग जीवन के अलग अलग रंगों को जी सर, एक उसमें पिरोया है। जी सर। जब अलग अलग जोनर के हम गाने लिखते हैं तो उस टाइम पे हमारा मानसिक स्तर कैसा रहता है? अभी हम प्रेम गीत लिख रहे हैं, फिर जी उसके बाद हम एकदम से हल्का कोई गीत लिख रहे जी हैं, जी जी। कैसे कर पाते सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जबरदस्ती के राइटर है तो आपको प्रॉब्लम होती है। हैं? जी, अगर जीवन के अनुभव आपके पास है और आपने देखो, जिस पेड़ को अपनी शाखाएं आसमान तक पहुंचानी है उसको जड़ें पाताल में उतारनी पड़ती है। जिसकी जमीन जितनी गहरी उसका आसमान उतना ऊंचा। ये जीवन का जो स्ट्रगल है, मैं तो थैंक्स गॉड ऊपर वाले से कहता हूँ कि आपने मुझे जीवन के इतने आयाम दिखाए, बिल्कुल, इस तरीके से मुझे लेकर गए यहाँ तक। वो अनुभव ही है जो निकलते हैं सर। बिल्कुल। आपके अंदर जो है इनपुट जो है आपका, वही आपको आउटपुट देता है। असल ये है। तो हमने हर रंग देखे हैं। अब लिखने की अगर वेरिएशन की बात करनी हो तो अगर डेप्थ वाली मैं एक लाइन आपको सुनाता हूँ, जी, ये मैंने अपने लिए लिखी थी जी, कि ये राज की बात तुम ना किसी को बताना यहाँ, हाँ, कि चिड़िया ने पंखों के बदले खरीदा है दाना यहाँ। क्या बात है, क्या बात जो जो भी हम है। मतलब ये जिंदगी का अनुभव है। मर्म है ये जीवन का। बिल्कुल, जिसने भी कुछ अचीव किया है सर, बहुत स्ट्रगल रहता है। अच्छा मेरा तो है, हो सकता है भाई कोई पिछले जन्मों का कोई अर्जित पुण्य प्रताप लेकर आए और बहुत बड़ा हो जाए, वो एक अलग बात है। पर हमारी तो दबके घिसाई हुई है। और हमने भी ऊपर वाले से कह रखा था कि जितने इम्तिहान लेने ऊपर वाले ले ले, इनाम के वक्त कंजूसी मत करना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आ जाता है सर, वेरिएशन तो आ जाती है। इलैया राजा के साथ में आपने काम किया, कैसा व्यवहार रहता है उनका साथियों के लिए, सहयोगियों के सर साथ? मैं तो पता नहीं क्या कृपा रही है भगवान की कि मेरे साथ राजा सर वैसे है नहीं। मेरे साथ बहुत ही कंफर्टेबल वो पहले से रहे। और लकी हूं मैं कि जब भी जाता हूं तो डायरेक्ट, मतलब कई लोगों को हैरानी होती है कैसे बेबाक कैसे मैं चला जाता हूं राजा सर के। बाकी उनका जो ऑरा है वो ऐसे ही लिविंग लेजेंड नहीं कहते सर, उनका ऑरा ही बहुत कमाल का ऑरा है। और बहुत पोलाइट, जमीन से जुड़े हुए, वैसे के वैसे कंपोज करना, हारमोनियम लेके ये कॉम्पोजिशन, ये दूसरी कॉम्पोजिशन, ये तीसरी कॉम्पोजिशन, कमाल है। अच्छा, मतलब दिव्यता जो होती है ना, एक दिव्यता वो तो व्यक्तित्व में दिखती है सर। हाँ। वो है उनके व्यक्तित्व में दिव्यता तो है। कई बार जिनका ऑरा बहुत बड़ा होता है, वहां पे जब हम जैसे छोटे लोग जाते हैं तो हम और नीचे दबाव में आ जाते हैं, ऐसी स्थिति होती है? सर मेरे साथ तो क्या रहा, कमाल की बात ये है कि हमारे नॉर्थ में ज्यादातर राजा सर को मेरे ख्याल से लोग नहीं जानते। हाँ, आप जानने लगे हैं ए आर रहमान के गुरु के नाम। हाँ जी जी। और राजा हमारे क्या रहा है कि मैं लकी रहा, ये प्लस पॉइंट ही रहा है। ये मैं इसलिए कंफर्टेबल था उनके साथ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इलैयाराजा कौन है। हाँ, हाँ, जब मैं उनके पास गया, हाँ, मैं बाद में जब ही उत्तम सर से उनकी बातचीत देखी, तो जैसे वो कंफर्टेबली बात कर रहे तो मुझे लगा उत्तम सर से ऐसे कौन बात करता है, कौन है भाई। फिर सर गूगल सर्च किया तो पांव के नीचे से जमीन हिली कि ये तो इलैयाराजा। इलैयाराजा सर वर्ल्ड म्यूजिक हिस्ट्री में 9th रैंक। चलो रहमान साहब तो है ही अपने आप में, उनके गुरु का मतलब उनके गुरु ठीक है, पर वर्ल्ड म्यूजिक हिस्ट्री में 9th रैंक, मतलब इंडियन म्यूजिक हिस्ट्री में होता तो समझ आता था। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बॉलीवुड में बहुत से ऐसे गाने हैं जो राजा सर की कॉम्पोजिशंस को, सीधी बात करूंगा अभी, बाकी उसका कॉपी कहूंगा, करके बने हुए हैं। बहुत गाने हैं। मैंने तो राजा सर से ये बात भी कही कि सर कैसे, मतलब इतने हिट आपके हैं, पयलिया रिमझिम झिमझिम,
राजा सर की कॉम्पोजिशन ऑलरेडी साउथ में मूवी पहले आ चुकी थी, हम है राही प्यार के, चलना अपना काम, धक धक करने लगा माधुरी जी का, ये सारे गाने ये ओरिजिनल कॉम्पोजिशन किसकी है? ओरिजिनल कॉम्पोजिशन राजा सर की है सर। तो मैंने राजा सर से कहा कि इतना बड़ा दिल कैसे है राजा सर पर? समंदर किनारे से सीपियां कौन ले गया, समंदर कहाँ पर वाक करते हैं साहब। सही बात जी। एक उपलब्धि आपके साथ और जुड़ी है जी सर। इसरो के आजादी सैटेलाइट का टाइटल सॉन्ग आपने लिखा है। हाँ। जी सर। वो अनुभव बताएंगे सर? ये बहुत ही कमाल का अनुभव है, ये बेसिकली राजा सर की ही देन है। राजा सर के पास इसरो का कॉल गया, क्योंकि वो लेवल उनका है इसरो वाला। राजा सर के पास उनका कॉल गया कि उनको गाना करना है आजादी सैटेलाइट। सरकारी स्कूल की 700 बच्चियों ने सैटेलाइट बना डाला, ये भी अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उस सैटेलाइट में एक गाना रवाना होना है अंतरिक्ष की तरफ, उसके लिए कॉल जाता है लिविंग लेजेंड राजा सर को। तो वो कहते हैं कि मेरे राइटर है, उनसे बात करिए, रमन रघुवंशी जी। मतलब कितना अच्छा लगता है ना सर कि उन्होंने मेरे को याद किया। इसरो से कॉल आता है, श्रीमती केसन, बहुत अद्भुत व्यक्तित्व। मैंने सोचा जब बात हुई कि मैडम बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, कौन बात करेंगे, तो मैडम का जय साई राम रामन जी, रामन मुझको कहते थे। वो रमन को रामन हमको गाना करना है, बहुत नाइसली मतलब जिसको बोलते हैं। बहुत खुश हो गया मैं सर उनसे बात करके। तो राजा सर किसी कारणवश उसको कर नहीं पाए उस टाइम पे, उनकी व्यस्तताओं के चलते या जो भी उसका रहा होगा कारण। फिर हमारा संपर्क हुआ सर देवीश्री प्रसाद जी से। देवीश्री प्रसाद एक बहुत बड़ा नाम है, पुष्पा मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर है ना जी। तो उनसे हमारा संपर्क होता है, उनसे बात होती है, और इतने नाइसली उन्होंने मुझसे बात करी। बोलते हैं रमन सर, रमन सर, रमन सर। मैं उनको लिख रहा हूँ व्हाट्सएप पे कि सर आई एम योर लिरिसिस्ट, कॉल मी रमन ओनली। आई एम योर लिरिसिस्ट, यू आर माय म्यूजिक डायरेक्टर, कॉल मी रमन। योर प्रोफाइल इज वेरी मच बिगर देन मी, कॉल मी रमन। तो वापस व्हाट्सएप पे रिप्लाई आता है, ओके सर। अच्छा जवाब में भी ओके सर। हाँ जी, देवीश्री प्रसाद सर की बात कर रहा हूँ। मतलब इतना बड़ा प्रोफाइल। और देवीश्री प्रसाद सर और मैंने एक रात में फोनिकली वो सॉन्ग तैयार किया सर। उसमें जर्नी है बच्चों की, कि एक बच्ची सपने में अंतरिक्ष में जा रही है, और उसमें चीजें हमने बताई है कि वहां पर सूरज दिन में 2 बार उगता है, 12 बार। मंगल, बृहस्पति और शुक्र ऐसे दिखते हैं वहां से सामने ग्रह। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर की बात कर रहा हूँ जहां सैटेलाइट गया है। तो वो सॉन्ग पहले वो सैटेलाइट प्रयास किया उन्होंने, नहीं जा पाया, फेल हुआ एक अटेम्प्ट में। तो कमाल की बात है, मैंने सोचा कि अब गया, गाना भी गया और सब कुछ। पर सर कितनी खुशी हुई जब सेकंड टाइम सरप्राइज मिला कि केसर मैडम का कॉल आया। बोला मैडम 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 रमन जी कल सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है फिर से। बहुत खुशी हुई सर, और कांग्रेचुलेशन टू यू। उनका जो पूरा पोस्टर, जो सैटेलाइट का पूरा प्रोजेक्ट, उसमें मेरा नाम सर, क्या बात, साइंटिस्ट लोगों के साथ हमारा नाम है। ये उपलब्धि है ये सर। मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ उसको कि सोमनाथ जी जो इसरो के चीफ, सर उन लोगों के साथ नाम, ठीक है ऑस्कर मिलता है गाने लिखने वालों को, फिल्म फेयर मिलता है गाने लिखने वालों को, पर इसरो के साथ नाम जुड़ जाना, ये बड़ी उपलब्धि मैं नहीं मानता सर। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये उसका एवरीथिंग इज, ये आपके साथ प्लान्ड हियर, ये आपके साथ ही है सर। कुछ भी कह आप 4 साल की उम्र में जब थे तो आपने कविताएं लिखना शुरू किया। जी सर, जी सर। उसके बाद आप वाद विवाद प्रतियोगिता स्कूलों की, वहाँ भाषण वगैरह में आप रहे, और उसके बाद जब थिएटर किया तो आप कॉलेज में आ चुके थे। जी सर। उसके बाद संघर्ष चलता रहा जिंदगी के साथ में, जीवन के साथ में, और आप मुंबई पहुंच गए। जी सर। इस पूरी भागदौड़ में एक चीज आप भूल गए, संभवतः विवाह बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। ये जो प्रश्न है ना, बहुत डरता हूँ इससे। वो कोई भी मुझसे कहता है कि सर, जो भी अपना होता है, जिसको भी होता है, इसी प्रश्न को लेकर सामने बैठ जाता है। अभी एक इंटरव्यू मैंने किया, आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उसमें मुझसे मैडम बोलती है कि सर आपने शादी क्यों नहीं की। तो मैंने मजाक में, आपसे नहीं वो कह रहा हूँ, पर उनसे मजाक में कहा कि मैडम ऐसा है कि हम भारतीय बहुत शर्मीले लोग हैं। जब आजाद हुए थे तो 33 करोड़ थे, आज 1.5 अरब हो गए शर्माते शर्माते, तो किसी को तो रुकना चाहिए। उन्होंने बोलती नहीं सर, ऐसा नहीं है कि खानदान
वंश। मैंने उनसे कहा मैं कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य हूँ कि सिंहासन खाली हो जाएगा। सर ये बात कहा, और मैं सच्ची बात ये है, आपसे ये कह रहा हूँ, मैं तो बचपन से ही तैयार था सर, पर हो ही नहीं रही है शादी, कुछ समीकरण ही नहीं बन रहे हैं। एक्चुअली आप सतरंगी दुनिया से जुड़ गए हैं, और ये वो मौका है इंशाल्लाह, यहाँ खूब तरह तरह के मतलब खूबसूरती है, सब कुछ है, तो एक जीवन साथी भी आसानी से मिल सकता है। मेरा ऐसा मानना है सर कि इंडस्ट्री और प्रोफेशन से अगर कोई लाइफ में आता है वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, पर अगर मैं यहाँ से किसी को अपने जीवन में लाता हूँ तो वो वहाँ एडजस्ट कर जाएगा। अच्छा, वो समीकरण कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, मैं नहीं जानता, पर मेरा ऐसा है कि कम से कम इंडस्ट्री से तो कुछ उदाहरण हैं आपकी फिल्म इंडस्ट्री के, शाहरुख खान साहब का है जी, उदाहरण है जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन अमिताभ बच्चन जी का जो उदाहरण है वो जिसको आप नहीं कह रहे हैं उस हिसाब से, अजय देवगन का अच्छा है, अक्षय कुमार का उदाहरण है ना। तो मुझे लगता है कि जब हम रिश्ता जब हम मान के चलते हैं कि ऊपर से आता है तो वो कहीं से भी आए। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो सब सारी प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाती है, जब कुछ होना है तो वो होना है, संयोग का ही संयोग का गेम है। मोहित चौहान को यहाँ ढूंढते रहे, वहाँ उनका आपका गाना है ना। हाँ, ये सब विधि का विधान है। पूरी इस सफर में निश्चित रूप से आप किसान परिवार थे, सामान्य परिवार से रहे हैं जी। इस पूरे सफर में आपको आर्थिक स्थिति कैसी रही, कहाँ कहाँ मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? आज भी कर्ज में हूँ सर। अच्छा, छोटा हो या बड़ा, आज भी लायबिलिटीज हैं, पर आज एक उम्मीद है कि हो जाएगा, अब हो जाएगा। हाँ, हाँ। बहुत स्ट्रगल रहा है कि मुंबई में आप खड़े हो रहे हैं, आपको वापस नहीं जाना है, आपकी टिकट थी वापसी की, पर आपने फेंक दी और जेब में आपकी 150 रुपए पड़े हैं। तो वहां से यहाँ तक आज भी लायबिलिटी में हूँ, पर सब हो जाएगा और अच्छा होगा। इस मान्यता को कितना अधिमान देते हैं आपके, जिसपे माँ सरस्वती की कृपा होती है, लक्ष्मी जी उससे जरा दूरी बना के रखती है? देखते हैं, बातचीत चल रही है लक्ष्मी जी से भी अभी। अच्छा अभी चल रही है बातचीत, सरस्वती माता का तो है ही है, पर ये दिव्य देवियां हैं, साथ में रह लेगी, डिपेंड करता है, हो जाएगा शायद। ये भी हो जाएगा। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको, कम से कम ये जो एक जीवन का एक बोझ होता है जो आपके कृतित्व पर असर डालता है, जी, कर्ज जैसी जो स्थिति है, ये एक हमारे क्रिएटिविटी पर असर डालती है, तो इससे मुक्त हो तो इससे बेहतर आप कर पाएंगे। हाँ सर, पर ये जरूरी भी है सर, बहुत कुछ सिखाती है। मैंने कल भी कविता में एक बात कही थी, कल ही कहीं पे मैं कविता पढ़ रहा था, तो वहां पे मैंने एक बात कही थी कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास अहंकार है, उनके पास भी अहंकार है, और अहंकार की वजह क्या है, हमने किसी का कुछ खाया थोड़ी है, ये भी ईगो है। अरे तो खा लो भाई, थोड़ा सा कम से कम आदमी तो, ये घिसाई है सर ये, और ये जरूरी है, ये चीजें हैं, ये आपको जमीन से जोड़े रखती है। कल अगर कुछ उपलब्ध होता है सर तो उसका मजा ले पाऊंगा शायद। बिल्कुल। आपने कल एक समारोह था जी, हिमाचल निर्माता वायस परमार का जयंती थी 118वीं, जी, वहाँ एक कविता सुनाई थी और सबको झकझोर दिया था। हमारे दर्शकों के लिए वो कविता अगर आप उसकी कुछ लाइनें सुना सकें। सर उसका जो शीर्षक है वो है, माफ करें परमार हमें, कुछ खास नहीं हम बदल सके, आपने बहुत पुकारा पर हम ना बाहर निकल सके। ये 4 लाइन्स है और इससे ज्यादा नहीं बढ़ूंगा, पर वो सत्य है ये कि हम नहीं बदल सके, और जो परमार ने सोचा था वो नहीं। आज के टाइम पे उसी में कुछ लाइन्स है कि आज के बच्चों का परमार से बस इतना सा नाता है कि इनका नाम 4 अगस्त को कविता पाठ और भाषण देने के काम आता है। आप सड़क पे निकल जाइए, किसी भी बच्चे से पूछिए तो आपको परमार का नाम दीजिए तो सवाल आता है, परमार कौन? तो परमार कौन? जो हमारा मूल है, जहां से हमारा अस्तित्व है, हिमाचल प्रदेश। परमार नहीं होते तो हिमाचल नहीं होता। पर आज की जनरेशन
उनको इंटरेस्ट नहीं है। आपने उसमें कहा है कि हर ईंट मानती है कि दीवार मुझ पे टिकी। कई ईंटें मानती हैं, हर एक नहीं, कुछ ईंटें मानती हैं कि दीवार, बिल्कुल निश्चित रूप से। वो नींव के पत्थर पे टिकी है, पर ईंटों की गलतफहमी है कि वो हम पे हर ईंट को लगता है कि, लिखने वाले ने भी क्या लाइन लिखी है कि हर ईंट को लगता है कि दीवार मुझ पे टिकी है। आज के जो बिल्कुल जी तो ये तो आपके तेवर हैं, जहां आपको अव्यवस्थाएं दिखती हैं, जहां आपको राजनीतिक एक उन्माद दिखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ किस भ्रम में जी रहे हैं, वहां आप वाई.एस. परमार जैसी कविता को लेके खड़े होते हैं। आप ये भी मानते हैं कि शब्द कविता एक हथियार है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। शब्द ही वो चीज है जो किसी को आतंकवादी बना देती है, बना देते हैं। और शब्द ही अध्यात्म में लेके जाते हैं सर। अध्यात्म की बात की जाए अगर तो अनाहद नाद, जो अनहद है, वहां तक ही तो यात्रा है सर सारी। अब जब आप फिल्मों में आए तो निश्चित रूप से आप कमर्शियल काम करेंगे, तो जो उनकी डिमांड होगी वो आपको पैसा देंगे और आप उनके लिए शब्द रचना करेंगे, गीत रचना करेंगे। कुछ अंदर रह जाता है जो आपने कल सुनाया था, जो आपके अंदर रह जाता है, उसको जीवित रखने के लिए क्या करें? सर बहुत रेयर होता है जब आदमी अपने लिए लिखता है। तो हम तो लिखते रहते हैं, कमर्शियल तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू टोन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लिखते हैं। और ऊपर वाले की दया से ऐसी कृपा है कि बहुत मास्टरपीस पड़े हैं, अभी बहुत मास्टरपीस पड़े हैं सर। ये मूवी में जितने आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, पर जो उसके बाद के मास्टरपीस है, अगर ऊपर वाले ने चाहा, आशीर्वाद रहा, आप सब लोगों का प्रेम प्यार रहा, तो कुछ तो ऐसा मैं देके जाऊंगा जिसकी उम्र मुझसे बड़ी हो। उसके बाद अल्टीमेटली मुझे गांव में खेती करनी है। अच्छा, ये पहले से तय है? पहले से तय है सर। 2 जर्मन शेफर्ड पालने हैं बढ़िया, या गद्दी कुत्ते रखेंगे बढ़िया, गांव का जीवन जिएंगे, ऑर्गेनिक उगाएंगे, ऑर्गेनिक खाएंगे। पर बस एक बार कुछ ऐसा दे जाऊं जिसकी उम्र मुझसे बड़ी हो, ये लक्ष्य। उसके बाद फिर वही हारोल, वही नाटी, सब वही रहेगा। आप वापस आते हैं मुंबई से, जी चन्हालक। अब जो गांव के लोगों का कैसा व्यवहार रहता है आपके साथ में, क्या महसूस करते हैं वो लोग? कुछ नहीं सर, सामान्य, उनको फर्क ही नहीं पड़ता सर, किसी को कोई जानते ही नहीं है यहाँ पे। मैं उस माहौल से निकल के कहाँ आ गया, कभी कभी सोचता हूँ कि यहाँ तो आप चन्नालक और वो तो छोड़िए सर, शिमला में किसी को बोलिए ना कि मैं आपके लिए गाना लिखता हूँ, कुछ मिलेगा सर? डंडा लेके आपके घर छोड़ के आएगा वो आपको। मतलब ये अलग ही है सिस्टम, कल्पना भी नहीं कर। हाँ, तो जब हम यहाँ आते हैं और माहौल बदलता है तो मेरे साथ यहाँ से वहां जाता हूँ, वहां से यहाँ आता हूँ, तो यहाँ बिल्कुल अलग है सर। मेरे पास बातें नहीं होती लोगों से करने के लिए आज के टाइम की, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरी बातें मेरे से करता ही कोई नहीं है। फिर मैं उनसे 2-4 बात करूंगा, टमाटर का रेट क्या चल रहा है आजकल, ठीक है जी, बारिशें बहुत हो गई, वहां पे बादल फट गया। अब उसके बाद सोच में पड़ जाता हूँ, अब क्या बात करूं? उनसे अपनी बात करूं, अगर ये बातें उनसे करूंगा तो उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है सर। मतलब कमाल की बात यह है कि मेरे पास कोई स्क्रैच है, मैं एक आदमी को सुना रहा हूँ एक ऐसा गाना जिसपे लाखों में इन्वेस्टमेंट हुई है, वो गाना मैं किसी को सुना रहा हूँ कि देख ट्रैक आ रहा है, कोई मूल्य नहीं। तो ये थे रमन रघुवंशी, जिनकी सादगी देख के मैं भी अभिभूत हूँ। आप मुंबई रहते हैं, इलैया राजा जैसे संगीतकारों के साथ आपने काम कर लिया है, गणेश आचार्य की फिल्म में आप गीत लिख चुके हैं। सॉरी सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस बार एक्टिंग में भी उसी मूवी में डेब्यू कर रहा हूँ। तो ये एक और नया राज खोला। एक छोटा सा कैरेक्टर है, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा है, फिल्म के हिसाब से बहुत छोटा सा कैरेक्टर है स्क्रीन पे। तो बहुत जल्दी आपको सतरंगी पर्दे पे भी रमन रघुवंशी की दर्शन होंगे, और गणेश आचार्य की नई मूवी है, इससे ज्यादा वो कुछ रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। बात कर रहे थे हम उनकी सादगी की, जिस सादगी के साथ मैं उनको पिछले 24 घंटे से सोलन में देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आसपास के लोगों को ये पता है कि ये वो व्यक्तित्व है जिसने इसरो के आज़ादी सैटेलाइट का टाइटल सॉन्ग लिखा है। ये वो व्यक्ति है जिसने इलैया राजा के साथ में गीत लिखे हैं और उनको म्यूजिक में, अपने म्यूजिक में पिरोया है इलैया राजा ने। ये वो व्यक्ति हैं जो गणेश आचार्य की अपकमिंग मूवी में
ना सिर्फ गीत लिख रहे हैं बल्कि एक छोटे से रोल में दिखाई भी पड़ेंगे। ऐसे रमन रघुवंशी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप हमारे साथ लगातार बने रहें और ऐसे व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।